हेलो दोस्तों, आज हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल स्टेशन ड्रूइड। एपिसोड की शुरुआत में पार्क सुहो घर से बाहर आया होता है और अपने भाई के लिए क्या गिफ्ट खरीदना है इसके बारे में सोच रहा होता है। तभी अचानक एक चीज आसमान से गिरी और धमाका हुआ जिससे चारों तरफ दहशत फैल गई। पर तभी बहुत सारे लाइट बिम शहर पर गिरने लगती है जिससे एक बिल्डिंग टूट जाती है और उसका मलबा नीचे गिरने लगता है जिसकी वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं। पार्क सुहो उल्टी दिशा में भागने लगता है। तभी वह एक ट्रक से टकराने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी पोर्टल खुलता है और उसे अंदर खींच लेता है। जब वह उठा तो उसने खुद को दो चंद्रमाओं और आसमान में उड़ने वाले जीवों के बीच एक जंगल में पाया। वह हैरान और घबराया हुआ था। वहां पर अजीब माहौल था। तभी अचानक उसने भेड़ियों के एक झुंड द्वारा एक बड़े भालू को मारते हुए देखा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पार्क सुहो अपनी कहानी डॉक्टर को सुना रहा है। जब डॉक्टर ने उसकी बात सुनी तो उसने पूछा कि वह वहां से जिंदा कैसे वापस आया। फिर पार्क सुहो बताता है कि वह कुछ चट्टानों के पीछे छिप गया था, लेकिन तभी उसने एक भेड़िए के बच्चे को देखा जो उसके पीछे था, जिसे देख वह घबरा जाता है और तेजी भागने लगता है। भागते हुए वह बहुत थक चुका होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिसे वह फिसल जाता है और एक पहाड़ से नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वह अपने आप को संभालता है। तभी उसे अपने सामने कुछ फल दिखाई देता है। वह उन फलों को उठाकर खाने लगता है। तभी उसे घास में से एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुन वह घबरा जाता है, लेकिन फिर तभी घास में उसे एक आंख दिखाई देता है जिसे देख वह डर से वहीं पर बर्फ की तरह जम जाता है। तभी घास में से एक विशाल सांप ने उस पर झपट्टा मारा। सांप उस तक पहुंच पाता उसे पहले ही एक बड़े मेंढक ने उस सांप पर हमला कर मार दिया, जिसे देख पार्क सुहो बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बारिश दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पार्क सुहो एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठकर पत्तों से गिरते हुए पानी को पी रहा होता है। फिर वह नीचे देखता है कि कई सारे भेड़िए उसका इंतजार कर रहे हैं। वह उन भेड़ियों से बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ 1 साल तक फंसे रहने के बाद वह रहने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था। एक दिन वह एक बड़े केले को तोड़ने के बाद जैसे ही उसने उसे खाया, उसने एक भेड़िए के बच्चे को देखा जो उसका पीछा कर रहा था। तभी अचानक एक बड़े गोरिल्ला ने ऊपर से उस पर हमला कर दिया। वह किसी तरह हमले से बच निकला, लेकिन गोरिल्ला पेड़ से नीचे गिर गया। पर गोरिल्ला के नीचे गिरने से भेड़िए का बच्चा घायल हो गया। तभी गोरिल्ला का ध्यान भेड़िए के बच्चे की ओर जाता है। गोरिल्ला उस भेड़िए पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सुहो गोरिल्ला के सिर पर कूद गया और सुहो ने उसकी आंखों में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद गोरिल्ला ने उसे पकड़कर नीचे की ओर गिरा दिया, जिसे सुहो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह अपने काम को सोचने लगा और महसूस किया कि उस समय वे कितना लापरवाह हो गया था। डॉक्टर ने सुहो से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। सुहो बताता है कि मैं क्षेत्रीय लड़ाइयों से भाग नहीं सका। लगातार भागते रहने से कुछ हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, क्योंकि वहां हमेशा एक शासक होता ही है। आगे सुहो बताता है कि भेड़ियों के झुंड को हमला करते देख मैं बेहोश हो गया। मुझे सचमुच लगा कि अब मेरा अंत आ गया है, लेकिन जब मैं बेहोश था तब उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। उन्हें लगा होगा कि मैंने भेड़िए के बच्चे को बचा लिया है। वह सफेद भेड़िए का बच्चा जिसने अपने पैर में चोट लगाई थी, भेड़ियों के राजा का बेटा था जो लाल भेड़ियों का लीडर था। सुहो को यहाँ पर 1 साल बीत जाता है और जो दुश्मन थे वे दोस्त बन जाते हैं। सुहो भेड़ियों के समूह में शामिल हो गया और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया जैसे वह उनमें से एक हो। सुहो को अब अकेला महसूस नहीं होता। भले ही वे जानवर थे, फिर भी स्वीकार करने वाले पहले थे। उसे इस दुनिया में अच्छा लगने लगा था। सुहो को यहाँ फंसे 31 साल हो जाते हैं और वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब वो पहले जैसा एक डरा हुआ कमजोर लड़का नहीं है। वह एक ताकतवर योद्धा बन गया है जो बड़े सांपों को मार गिराने से नहीं डरता। वह उनके लिए सब कुछ करने को भी तैयार रहता है। वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। कई साल बीत जाते हैं, लेकिन सुहो इस अजीब दुनिया में अपने जैसा दूसरा इंसान ढूंढ नहीं पाता है। उसने भेड़ियों के रूप में कई नए साथी बनाए और कईयों को खोया भी। शुरुआत में उसने सोचा था कि वह इस जंगली जगह में एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन अब वह सैकड़ों सालों के बाद भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर खड़ा है। डॉक्टर को उसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना है कि कोई इंसान 500 साल तक जिंदा रह सकता है और भेड़ियों का राजा बन सकता है। फिर डॉक्टर उससे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि वह वापस कैसे लौटा। सुहो फिर कहानी सुनाता है कि कैसे उसने मूनलाइट हिल पर गोरिल्लाओं के खिलाफ युद्ध शुरू किया। सुहो के नेतृत्व में भेड़िए
अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत का दावा करने के लिए तैयार थे। लड़ाई शुरू हो गई और सभी लोग एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगे। सुहो जानता था कि उसका लक्ष्य कौन था और वह राजा गोरिल्ला था। वह जानता था कि अगर उसने इसे मार दिया तो यह लड़ाई तुरंत खत्म हो जाएगा, इसलिए वह सीधे उसे मारने के लिए चला गया, इससे पहले कि सुहो गोरिल्ला को मार पाता। तभी कुछ अजीब हुआ। हम देखते हैं कि वहां पर एक पोर्टल खुलता है और सुहो वहां से गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थ पर कुछ लोग नष्ट हुए शहर में घूमते हुए दिखाए जाते हैं। वह किसी चीज की तलाश कर रहे थे। तभी अचानक उनका डिवाइस उन्हें बताता है कि वहां पर कुछ होने वाला है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिसे देख सभी लोग भागने लगते हैं। पर एक लड़की जिसके हाथ में तलवार थी, वह पोर्टल से बाहर आने वाले किसी भी चीज से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि पार्क सुहो होता है। उसके आसपास की हाई एनर्जी से पता चलता है कि वहां एक पोर्टल खुला है और वह कुछ ही सेकंड में फिर से बंद हो जाता है। हम देखते हैं कि सुहो बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा है। तभी एक अफसर कहता है, क्या ये एक इंसान है? अभी अभी वह ताकत क्या थी? वहां खड़ी लड़की सोचती है, यहाँ पर आखिर क्या हुआ था? मैंने आज तक किसी भी हाई लेवल तहखानों में राक्षसों के खिलाफ भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब सुहो ने अपनी आंखें खोली तो वह एक डॉक्टर के साथ अस्पताल में था, जिसने अवेकनर ब्यूरो के लिए सुहो की गवाही दर्ज की थी। वह सुहो को बताता है कि वह ठीक है और कुछ दिनों में उसे छुट्टी दे दी जाएगी। फिर डॉक्टर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुहो उसे रोक देता है और जब डॉक्टर उससे पूछता है कि बात क्या है, तो सुहो मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है और उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि वह पहला इंसान था जिससे उसने हजारों सालों में बात की थी। डॉक्टर वापस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी जानकारी बहुत मददगार होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और अवेकनर ब्यूरो मुख्यालय में हम उसी लड़की को देखते हैं जो चीफ से पूछती है, क्या आपको यकीन है कि यह डेटा सही है? क्योंकि मुझे यह सही नहीं लग रहा है। चीफ उससे पूछता है, इसमें अजीब क्या है? लड़की कहती है, इसमें लिखा है कि वह एफ रैंक का है। वे एक रेयर एफ रैंक पेशेंट के बारे में बात करते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि सुहो है। चीफ बताता है कि अगर वह ई रैंक का पेशेंट होता तो सरकार उसे कई तरह के बेनिफिट प्रदान करती, लेकिन लड़की को यकीन नहीं होता है कि एक एफ रैंक वाला पोर्टल से कैसे गुजरा। चीफ समझाता है कि शायद वह भाग्यशाली था, ऐसा कभी कभार होता है। शायद वह चुपके से इधर उधर गया और किस्मत से उसे एक रिटर्न स्टोन मिल गया हो। फिर वह सुहो से बात करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट में साफ रूप से लिखा हुआ था कि सुहो एक भेड़िए की तरह व्यवहार करता है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है, जो एफ रैंक वाले इंसानों में आम है। फिर लड़की ने इंडिविजुअल रूप से यह रिपोर्ट देने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपनी आंखों से सब कुछ देखना था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अस्पताल में सुहो अभी भी सोच रहा होता है कि दूसरी दुनिया में 1000 साल बिताने के बाद धरती पर लौटे हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी यहाँ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह अपने साथियों के साथ उस खूबसूरत जंगली दुनिया में बिताए हुए समय को याद कर रहा था। तभी वहां नर्स अंदर आती है और उसे बताती है कि दोपहर के भोजन का समय हो गया है। सुहो को भी भूख लगी थी, इसलिए वह सोचना बंद करता है और खाने का फैसला करता है। तभी ब्यूरो वाली लड़की उसके कमरे के अंदर आती है और उसे बहुत ही अजीब कंडीशन में पाती है। लड़की अपना नाम चोई सुयोंग बताती है, जिसके बाद सुहो बेड से नीचे आता है और उसे भेड़िए की तरह स्मेल करने लगता है और उसे याद आता है कि उसने उसे कहीं देखा है। फिर चोई बताती है कि जब वह पोर्टल से लौटा तो वह पहली व्यक्ति थी जिसे उसने देखा था। चोई सोचती है, जब वह पोर्टल से बाहर आ रहा था तो इसकी आंखें बिल्कुल एक शिकारी की तरह महसूस हुईं, लेकिन अब ये बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। ये पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा है। फिर सुहो उससे पूछता है कि अवेकनर ब्यूरो क्या है। चोई बताती है कि यह एक ऐसा संगठन है जो तुम्हारे जैसे दूसरी दुनिया से लौटने वालों को समाज में फिर से जीने में मदद करता है। फिर वह उसे जानकारी साझा करने के लिए अग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है, लेकिन सुहो को जानकारी से ज्यादा पेन इंटरेस्टिंग लगता है। वह यह भी भूल गया था कि उसे इसके साथ क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुहो पेन से उस पेपर पर एक भेड़िया बनाना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि चोई उसके व्यवहार से परेशान हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुमने वहां पर चित्र बनाना सीखा? लेकिन सुहो बताता है कि वह पहले से ही चित्र बनाना जानता है। जिसके बाद फिर से चोई उससे पूछती है कि क्या तुमने वहां कुछ सीखा, जैसे जादू या मार्शल आर्ट? लेकिन सुहो बताता है कि उस दुनिया में कोई जादू या मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए शारीरिक ताकत पर निर्भर रहना पड़ता था। चोई निराश महसूस करती है, क्योंकि उसका मानना है कि सुहो ने 10 साल तक वहां कुछ भी काम की चीज नहीं की। तभी सुहो उसे
सही करने की कोशिश करता है कि उसने वहां 10 साल नहीं बल्कि हजारों साल बिताए हैं, लेकिन चोई उसे याद दिलाती है कि वह 2015 में लापता हो गया था और अब 2025 में वापस आ गया है। फिर वह उसे उसका अवेकनर आईडी कार्ड थमाती है जिसमें उसके बारे में पर्सनल और इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। चोई उसे यह भी सुझाव देती है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो अपने परिवार के पास वापस चले जाना। अपने परिवार के बारे में सुनने के बाद सुहो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसका परिवार बहुत पहले ही चला गया था, लेकिन अब जब वे जिंदा हैं तो वह आखिरकार उन्हें देख पाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।